तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक दिन के लिए जहां पूरी संभावनाएं बाजार नए रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आएंगे और लगातार 6 दिनों तक रिकॉर्ड बनाने के बाद आज भी संकेत बहुत ही बेहतरीन। तो आइए, क्या 13,500 के पार आज ही निकलेंगे? ये है बड़ा सवाल, लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजारों में रिकॉर्ड रन चल रही है, भारतीय बाजार तेजी में है, ग्लोबली भी अनिल जी फाइनली सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। तो बताएं सर, आज के लिए ट्रिगर्स क्या रहेंगे? ट्रिगर्स आज तेजी के हैं। ग्लोबल मार्केट से अमेरिकी बाजारों में कमजोरी की आशंका थी और हुए बंद मजबूती के साथ। 75-80 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स कल 3:30 बजे और बंद हुए 100 पॉइंट ऊपर, यानी कि लगभग 200 पॉइंट की आउट परफॉर्मेंस हमारी उम्मीदों से डाउ की आती दिखी है। बेहतर प्रदर्शन, उसका असर आप एशिया में भी देख रहे हैं। मजबूत शुरुआत हांगकांग की होती दिख रही है, ट्रिपल सेंचुरी। आइए, एफआईज की तरफ से जो लगातार 25 दिनों की खरीदारी होती दिख रही है वो जबरदस्त है। 82,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा वो डाल चुके हैं भारतीय बाजारों में। कैबिनेट की आज बैठक है, उस पर नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में मॉरिटोरियम वाले मामले की सुनवाई आज फिर से। विप्रो के बायबैक, यहाँ रिकॉर्ड डेट आ रही है और आप उससे पहले खरीदना चाहें तो आज आखिरी दिन है आपके लिए खरीदने का, क्योंकि 11 तारीख को रिकॉर्ड डेट है। कल खरीदेंगे तो आप बायबैक में नहीं दे पाएंगे। 11 तारीख को आपके अकाउंट में ये होने जरूरी है शेयर। ये है आपके लिए। तो ये आपके लिए सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो कई अहम ट्रिगर्स हैं सर जहां पर हमें नजर रखनी है। 25 दिनों से एफआईज खरीदारी कर रहे हैं और जैसा कि आप बता भी रहे हैं सर, मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट्स में तो जबरदस्त तेजी है। तो मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ मार्केट के लिए एक सवाल है सर, पर उससे पहले एक मार्केट डायरेक्शन पर व्यू सर, और स्पेशली अब इंडेक्स ट्रेडर्स को या जो ज्यादातर इंडेक्स पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए सर? क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेडर्स की कंप्लेन थी, मंदी कर रहे हैं या तेजी कर रहे हैं, दोनों तरफ का एक्शन मिल रहा है, पर दोनों तरफ ना तो टारगेट्स आ रहे हैं ना ही स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं। तो ऐसे बाजार में जहां ब्रॉडर एंड में ज्यादा एक्शन है, इंडेक्स पर भी मूवमेंट है पर उतना नहीं है, इंडेक्स ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? दो तरीके हैं दीप, आपके इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला जवाब तो बड़ा आसान है कि इंडेक्स थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, भूल जाइए, देखिए मत, और सीधा सीधा आप फोकस करिए स्टॉक्स पर। क्योंकि जो 20-25 पॉइंट का मूव आप निफ्टी पर उम्मीद करते हैं, आजकल तो स्टॉक्स ऐसे हैं जो 15-15, 20-20% चलने को तैयार है। तो अगर आप प्योरली डे ट्रेडर हैं तो आपको ढंग के अच्छे स्मॉल और मिड कैप शेयर ढूंढने हैं जहां पर आपको आसानी से एंट्री और एग्जिट के बीच में 3 से 5% का इंट्राडे में प्रॉफिट बन जाए, और ज्यादा बने तो आपका नसीब। तो एक तरीका तो ये कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस जगह होना चाहिए जहां पैसा बन रहा है। तो पहला तरीका तो बहुत बड़ा आसान है कि अगर आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं कि भाई वो होता है ना, कोई टेस्ट मैच का खिलाड़ी, कोई वनडे और कोई T20 का, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कोहली धोनी की तरह सारे फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अगर आप सारे फॉर्मेट में अच्छा खेल सकते हैं, ये इंडेक्स को छोड़कर या ऑप्शंस को छोड़कर आप कैश के स्टॉक्स में ट्रेड करना जानते हैं, तो ये वक्त अभी कैश मार्केट में डुबकी लगाने का है, क्योंकि वहां पर एक्शन भरपूर है। तो ये तो एक बड़ा आसान सा काम है अगर आप कर पाएं तो। दूसरा तरीका ये कि अगर ना कर पाएं तो फिर इस बात को लेकर चिंता न करें और इस बात को लेकर मलाल न करें कि इंडेक्स में छोटा मूव दिख रहा है और हम दिन में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। बात सही है, लेकिन इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह कि इंडेक्स में आप एंट्री परफेक्ट लेवल पर करें, पहले सपोर्ट लेवल से ही आपको एंट्री कर लेनी है। और अगर आप देखिए दीप, तो कल 13,300 नहीं तोड़ा, परसों 13,200 नहीं तोड़ा। जिस लेवल से हम ये कहते हैं कि वहां से आपको फील करना है कि कमजोरी शुरू हुई है, उस लेवल तक ही नहीं पहुंचता, उस लेवल को ही नहीं तोड़ता। तो पहले सपोर्ट लेवल से ही अगर आप एंट्री कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। आज देखिए, कल देखिए 13,311 का लो बनाया निफ्टी ने। अगर आप उसके आसपास एंट्री करते हैं तो आपके लिए 100 पॉइंट दिन में तैयार थे, 75 पॉइंट दिन में तैयार थे। तो एंट्री लेवल अगर आपका सही हुआ तो बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका थोड़ा रिस्की है, और वो तरीका ये है कि आपको गैप मिल रहा है हर रोज, और गैप मिल रहा है। गैप किसको मिलता है? जिसकी पुराने दिन की पोजीशन है। तो अगर आप पहले दिन पोजीशन लेकर जा रहे हैं तो आपको गैप मिलेगा और उस गैप का फायदा मिलेगा। तो अगर हाई रिस्क ट्रेडर है तो लॉन्ग पोजीशन को आप गैप के तौर पर इस्तेमाल करें और नेक्स्ट डे के लिए लेके जाएं। और अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो डिप मिली तो ठीक, नहीं मिली तो आपका क्या ले गया। अगर, और वैसे तो पिछले 3-4 दिनों से आप देखिए हर रोज बाजार एक डिप तो देता है, और उस डिप में अगर आप
खरीदने के बजाय बेचने का सोचेंगे तो आपका ट्रेड उल्टा हो जाएगा। इसलिए उस डिप का इस्तेमाल, पहले सपोर्ट लेवल का इस्तेमाल आप खरीदारी करने के तौर पर करें। और मसलन मैं आपको बता दूं, आज का पहला सपोर्ट लेवल क्या है? 13,350। आज अगर आप गैप से खुल गए ऊपर तो आपका पहला सपोर्ट लेवल 13,390, 13,400 के आसपास आ जाएगा। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडेक्स में बहुत समस्या की बात है। दूसरी बात, ये बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी, आपको लग रहा होगा कि एक जमाना था दीप, जब बैंक निफ्टी है ना, जब पिछली बार हम लाइफ टाइम हाई पर पहुंचे थे 32,600 के पार, उस जमाने में ऐसा होता था कि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के जो दायरे में ट्रेड करता था, उस रेंज को जैसे ट्रेड करे 200-400-500 पॉइंट का मूव बहुत फास्ट आता था। इस बार वो मिसिंग है। मिसिंग इसलिए है दीप कि आप देखिए बैंकिंग शेयरों में एक्शन कम है, एक्शन निफ्टी में ज्यादा है। वजह यह कि ब्रॉड बेस रैली है, और ब्रॉड बेस रैली में सबसे बड़ा फायदा निफ्टी में ये होता है कि कोई न कोई निफ्टी को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए आगे आ जाता है। मसलन कल देखिए टीसीएस, रिलायंस ने लीडरशिप ले ली और आप ब्रेकआउट कर गए। कल परसों दो स्टॉक ने आपका काम कर दिया। कभी बैंक्स करेंगे, कभी ऑटो करेंगे, कभी सीमेंट करेगा। तो ये एक बड़ा फर्क है निफ्टी के लिए। तो ब्रॉड बेस रैली में निफ्टी हमेशा आपको मजबूत दिखेगा, लेकिन बैंक निफ्टी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। लगातार 3 दिन बैंक निफ्टी 30,000 के ऊपर बंद हो रहा है, और ये छोटी बात नहीं है। हालांकि जिस तरह का एक शार्प स्विफ्ट फास्ट मूव जो आपको दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा, और उसकी वजह यह कि बैंक निफ्टी में उतने शॉर्ट्स हैं नहीं जितने हो सकते हैं, जितने आमतौर पर होते हैं। तो एक चीज बढ़िया दिख रही है इस बाजार में, इंडेक्स में, कि जो ट्रेडर्स हैं इंडेक्स वाले, अब उन्हें यह समझ में आ रहा है कि हमें शॉर्ट तो नहीं करना है। खरीद पाए तो ठीक, निचले लेवल पर एंट्री करें तो ठीक, लेकिन शॉर्ट करके 50 पॉइंट बनाने में निफ्टी में आपको जो पसीना आएगा वो लॉन्ग करके आप 100 पॉइंट आराम से बना सकते हैं। ये मार्केट कह रहा है, ये स्क्रीन कह रही है, डेटा कह रहा है, और ये फंड फ्लो कह रहा है। तो उस लिहाज से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन मेरा ये समझना है कि बैंक निफ्टी 3 दिनों तक सीमित दायरे में रहने के बाद अब एक्शन में आने के लिए कभी भी तैयार हो सकता है। निफ्टी तो एक्शन में ही, फर्क सिर्फ इतना है, निफ्टी में आपका पैसा बड़ा तब बनेगा या तो आपके एंट्री लेवल एकदम परफेक्ट हो, या फिर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करें, रिस्क लेकर चलें, तो आपका बड़ा पैसा बनेगा। बैंक निफ्टी इंट्राडे में भी आपको मौका दे रहा है, और बैंक निफ्टी में इंट्राडे में बिल्कुल डिप का इस्तेमाल करें, और किसी भी वक्त बैंक निफ्टी भी आपको छलांग लगाने के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख लीजिए, चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक्स हो, कोई भी ज्यादा दिनों तक सीमित दायरे में रहेगा नहीं। रिलायंस ने 7-8 दिन का आराम करने के बाद बड़ा ब्रेकआउट दिया, टीसीएस ने 7-8 दिन का आराम करने के बाद बड़ा ब्रेकआउट दिया। बैंक निफ्टी 3-4 दिनों का आराम कर चुका है, एक आध दिन और कर ले तो कर ले, एक्सपायरी के पहले तैयार हो रहा है ये भी गर्मी खाकर एकदम एक्शन में आने के लिए। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं। इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए मेरी राय यही है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सही लेवल पर एंट्री करें और खरीदें, बजाय ब्रेकआउट का इंतजार करने के। नीचे के लेवल पर एंट्री करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और कल भी हमने आपको आज के 2000 में बैंक निफ्टी खरीदने की राय दी। 30,425, 450 पहला टारगेट आना तय है। 30,500, 30,625 ये सारे टारगेट्स आपको मिलेंगे। लेकिन आप जो वो देखते हैं ना, पहले वाली जो चीज की लिया और भागा, वो थोड़ा सा अभी ठंडा है। वो भी वक्त आएगा, चिंता मत करिए, वो भी आएगा, वो भी दिखेगा स्क्रीन पर, उसके लिए भी तैयार रहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो तैयारी हर तरह की करिए, और जिस हिसाब से का मार्केट मोमेंटम है उसी के साथ चलिए। मार्केट मोमेंटम से लड़ाई ना करें, ये क्लियर स्ट्रैटेजी है। अच्छा सर, आपने बैंक्स की बात करी और बैंक निफ्टी पर एक बड़े मूव का इंतजार है सर। बैंक निफ्टी पर आए ना आए सर, पर जो ब्रॉडर एंड ऑफ बैंक्स हैं, फाइनेंशियल शेयर्स हैं, वहां पर जबरदस्त एक्शन आ रहा है। कल हमने देखा सर, कैनरा बैंक 20% ऊपर, इंडियन बैंक 20% ऊपर, बीओबी, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, जेएनके बैंक पिछले कुछ दिनों से आग लगी हुई है, और कुछ प्राइवेट बैंक्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो ये जो स्मॉलर एंड या मिड कैप एंड या ब्रॉडर एंड है फाइनेंशियल स्टॉक्स का, बैंक्स का, वहां पर जो एक्शन बन रहा है उसका फायदा कैसे उठाएं सर? इस आग में दीप, आज मैं भी घी डालने का काम करूंगा थोड़ी देर में, स्टॉक ऑफ द डे के वक्त। लेकिन एक चीज साफ है दीप, जो कल हम बात कर रहे थे ना कि सर्दी आने के बाद आप कपड़े निकालते हैं कि भाई हाँ, अब देखिए जरा वो बॉक्स खोला जाए जहां पर सारे आपके वूलन कपड़े पड़े हैं, देखते हैं क्या क्या है। क्योंकि आपको पता है पड़े हैं, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं रहता कि कितने पड़े हैं, क्या है क्या नहीं है, और किस सिचुएशन में है। सेम सिचुएशन है इस वक्त मार्केट की। अब इतनी तेजी होने के बाद लोगों के पास पैसा है, आइडियाज कम है, और जब आइडियाज कम होते तो क्या नहीं चला है, क्या अच्छा है, क्या ठीक ठाक है, कौन सा स्टॉक अभी भी 52 वीक लो से बड़ा नीचे है, या कौन सा स्टॉक 52 वीक लो से बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, और ये स्टॉक बुरा तो नहीं है। अब आपको स्टोरी चाहिए, आइडियाज चाहिए, और इस वक्त बाजार में सबसे ज्यादा अगर कुछ मिल रहा है
तो वो आइडियाज, तो सबके पास अपने अपने आइडियाज है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो खरीदारी कर रहा है। और ऐसा मार्केट में महीने साल में एक आध बार होता है, हमेशा होता है। और ये तो खैर ड्रीम रन ही चल रहा है, तो ड्रीम रन में थोड़ा लंबा भी चल रहा है और थोड़ा ज्यादा आइडियाज भी आते दिख रहे हैं। तो अब लार्ज कैप में आपको पता है कि आप एक लिमिट तक पहुंच चुके हैं। आप खुद इंडेक्स की बात करें कि थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है, लेकिन तब ब्रॉडर मार्केट का एक्शन बढ़ता है, मिड कैप्स अपना काम करते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन आ रही है वो मिड कैप से स्मॉल कैप की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अब स्मॉल कैप शेयरों में और एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बोलूंगा, आप करिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप नहीं करेंगे तो 5-7 दिन में स्टॉक आपके सामने सामने देखते देखते 25 से 50% बढ़ जाएंगे और आप कहेंगे अरे ये तुम्हें मिस कर गया यार, साल भर के पैसे मेरे 5-7 दिन में बन जाते हैं। ऐसा होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सावधानी रखनी है, वो ये कि ये ट्रेडिंग का वक्त है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप स्टॉक्स को अंदर न कर लें। जहां से भी आपको पहला संकेत मिले रिवर्सल का या खतरे का, या आपने अगर पोजीशन जरूरत से ज्यादा बना रखी जो आप इन ट्रेडिंग की पोजीशन को इन्वेस्टमेंट के तौर पर लंबे समय तक के लिए नहीं रख सकते, वहां पर आप हल्का कर लें, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस आपाधापी में कमजोर क्वालिटी के खराब शेयर न खरीदें, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जहां आपको प्रमोटर्स को लेकर थोड़े कंसर्न्स हैं, जहां कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के गवर्नेंस को लेकर इश्यू है, उन शेयरों को आप सस्ता देखेंगे, लेकिन वो नहीं खरीदने। ये चीज ध्यान में रखिए। जो कमजोर क्वालिटी के कचरा कचरा ही है, कचरा नहीं खरीदना है। खरीदना है तो अच्छे शेयर, और ऐसा नहीं कि अच्छे शेयर अभी भी सस्ते नहीं मिल रहे। अगर आप नजर डालेंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ा इधर उधर अच्छे लोगों से राय लेंगे, सुनेंगे, तो अब भी आपको लार्ज कैप के वैल्यूएशन महंगे होने के बाद अब मिड कैप्स के वैल्यूएशन महंगे हो रहे हैं, और मिड कैप के वैल्यूएशन महंगे होने के बाद कई सारे स्मॉल कैप्स ऐसे हैं जो आपको अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया प्रोमोटर बैकग्राउंड के जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, वो आपको अब मिलते हुए नजर आएंगे अच्छे दामों पर। तो वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल। तो नज़र रखिए, ब्रॉडर एंड ऑफ द मार्केट ज़बरदस्त एक्शन है और रोज़ आपको हमारे एक्सपर्ट्स अनिल जी बेहतरीन स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं, तो मोमेंटम का फ़ायदा उठाइए। चलिए थोड़ी देर में अनिल जी से जानेंगे उनका स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है, पर सर उससे पहले बताएं आज के संकेत क्या बोल रहे हैं। दीप, आज के संकेतों में मूड पूरी तरह से तेजी का ही है बाजार के लिए। और आप देख सकते हैं कि कल और आज के संकेत में, इनफैक्ट परसों, कल और आज, तीनों दिनों के संकेतों में कोई खास फर्क आया नहीं है। सेम वो के वही संकेत हैं। ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के नेगेटिव हैं, वायदा कारोबार के न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। रेंज बड़े जोन जो है वो दे दूं आपको, 13,300 13,350 डे ट्रेडर्स के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। मुझे तो नहीं लगता कि ये भी टूटना चाहिए, लेकिन फिर भी एक रेंज नीचे हैंडी रखिए आप, और वो होगी आपके लिए 13,200 से 13,250 रॉक बॉटम सपोर्ट। जो मैं आपको कल 13,100 13,150 रॉक बॉटम सपोर्ट बोल रहा था, वो शिफ्ट होकर 13,200 13,250 की तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा। अगर गलती से निफ्टी उस रेंज में पहुंचे तो आपको शॉर्ट्स भी काटने, लॉन्ग भी करनी है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उस वक्त आप बेचने का ना सोचें। बेचना है तो गर्मी में बेचिए, खरीदना है तो आराम से जब ठंडा हो तब एंट्री कीजिए। ऊपर की तरफ 13,475 से 13,550 तक की रेंज है। वैसे 13,475 13,500 रुकावट का जोन है। संभावना तो कम है कि उसके पार निकलेगा, लेकिन फिर भी जिस तरह का मार्केट है, जिस तरह के फ्लोज है, जिस तरह का ग्लोबल आउटलुक बन रहा है, एक और तैयारी रखिए 13,550 तक के टारगेट की। बैंक निफ्टी 29,950 30,050 मजबूत सपोर्ट जो है डे ट्रेडर्स के लिए। और कल भी आपको मैंने बताया था कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 29,050 29,900 29,950 और 30,050 इसी रेंज में खरीद लीजिए। सिर्फ 50 पॉइंट का 30,900 का 29,900 का स्टॉप लॉस लगाकर। और दीप, आपने कल देखा 30,025 से एग्जैक्टली उसी सपोर्ट रेंज से बैंक निफ्टी घुमा और वहां से 300 पॉइंट का और बड़ा मूव दिया। आज भी इस रेंज में आए तो मौका मिस मत कीजिएगा। देखिए, हर वक्त हम स्क्रीन पर नहीं हो सकते, और अगर हैं तो भी हर वक्त कॉल्स देना मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रेंज और लेवल्स जो दे रहे हैं वहां पर आपको अपने कॉन्फिडेंस जजमेंट का इस्तेमाल करके एंट्री करनी है। तो आपको 29,950 30,050 ये रेंज है जहां डे ट्रेडर्स एंट्री कर सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेडर है, अगर आपको लगता है मूड माहौल खराब हो रहा है ग्लोबली, तो 29,625 29,825 वैसे आएगी नहीं ये रेंज। इनफैक्ट छोटी वाली रेंज भी आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है जो आने वाला है नहीं। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 30,450 30,625 ये रेंज है रुकावट की। यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, रुक सकते हैं। इसके पार निकले तो 30,825 से 30,950 बैंक निफ्टी के लिए आपका अगला टारगेट होगा। इस पर आपको ध्यान रखना है। जी दीप।
बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम लेवल्स। दिन के लिए क्या रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी सर? देखिए निफ्टी पर 13,350 13,475 ये है दिन की रेंज जिस पर फोकस करिए। छोटी वाली मीडियम रेंज है। इसको मैं चाहता था 13,435 भी कर सकता था। मुझे लगता है 13,435 कल के लाइफ हाई के आसपास हम खुल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर 13,475 जो है वो लेवल आता हुआ दिख रहा है। तो पहला लेवल मैंने इसलिए 13,475 रखा है। मीडियम रेंज 13,300 13,500 ज्यादा संभावना है कि आप इसी मीडियम रेंज से आज पूरा काम चला लें, दिन भर निकाल लें। फिर भी हायर रेंज 13,250 13,550 की आपको रखकर चलना जरूरी है। बैंक निफ्टी 30,050 30,450 ये आपके लिए आज के दिन की छोटी रेंज। मीडियम रेंज 29,950 30,625 और बड़ी रेंज जो है वो 29,825 से 30,825 की निकल कर आती है, जिस पर आपको फोकस करना है। ज्यादा संभावना ये है कि आप मीडियम रेंज में ही काम चला लें। और फिर भी बैंक निफ्टी ने अगर मूड बना ही लिया कि अब भाई मुझे देना है, ब्रेकआउट बहुत हो गया सुस्ती सीमित दायरे में, तो फिर 30,825 अगला टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी का, जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। एफआईएस की नेट लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में 75% 1% कम हुई है, ठीक है, कंफर्टेबल है। लेकिन साथ ही पुट कॉल रेशियो थोड़ा और कंफर्टेबल हुआ है दीप, 168 से घटकर 160, अच्छी बात है। विक्स 3% थोड़ा सा बढ़ा है, हल्का सा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए आज के लिए कुछ अहम क्यूज जहां पर आप रखें नज़र। अब पोजीशंस के बारे में बात करते हैं सर। एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, क्या करना चाहिए? 13,300 ये डे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस मानकर चल सकते हैं निफ्टी पर। जिनको और छोटा करना है वो 13,350 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 13,300 इसलिए रखा है कि लाइफ टाइम हाई पे 100 पॉइंट की रिस्क तो रखो भाई। अब 100 पॉइंट भी अगर आप नहीं लेंगे, फिर भी अगर आपको लगता है हमें डर ज्यादा लगता है तो 13,350 का रखिए। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मैं आज रिवाइज करने को तैयार नहीं हूं, अभी भी मैं 13,240 का रखूंगा। तो ये स्टॉप लॉस जो कल का था वही अभी भी रखिए, 13,240। इंट्राडे में आपकी रिस्क के हिसाब से 13,300 या 13,350 जो आपको ठीक लगे तो वो रख लीजिए। मेरे हिसाब से 13,300 ठीक है। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस से दीप 29,950 इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। इसके नीचे बंद हो तो निकल जाएं या कम कर लें पोजीशन, निकलने से ज्यादा कम कर लें। और इंट्राडे में भी इस लेवल को तोड़े तो फिर डिसिप्लिन के तौर पर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। शॉर्ट्स होने तो नहीं चाहिए, लेकिन जितने लॉन्ग से उतने शॉर्ट्स भी हैं, और जब शॉर्ट हैं तो आपका स्टॉप लॉस कल के हाई का नया लाइफ हाई बने फिर मत रहिए। अब मतलब आप कब काटेंगे वो आपकी मर्जी है, मेरा काम रोज लेवल देने का है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब शॉर्ट कर रहे हैं, देखिए भाई एक चीज समझ लीजिए लाइफ में कि निफ्टी गिर गिर के 7,500 वापस भी आ जाए तो भी आधा ही होगा, 50%। लेकिन बढ़ बढ़कर निफ्टी 20,000 25,000 30,000 40,000 कभी भी कितना भी हो सकता है। तो शॉर्ट में आपकी रिस्क इन्फिनाइट है। कितनी हो सकती है लाइफ लॉन्ग पता नहीं, लेकिन गिरावट में कितना भी गिरा तो 13,000 पॉइंट से ज्यादा तो नहीं गिरेगा, जीरो तो नहीं हो जाएगा। तो आप जब शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको यह देखना है कि आप कितनी रिस्क लेकर कर रहे हैं और कितने लंबे समय के लिए कर रहे हैं। रिस्क लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम लाइन और लॉस आपको कितना करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए अगर इस उम्मीद में आप खड़े रहें कि कभी तो आएगा नीचे, कभी तो आएगा नीचे, कभी तो आएगा नीचे, उसके बजाय लॉस बुक करें और जब नीचे आने के संकेत आए तब फिर से शॉर्ट करें। तो दिमाग खाली रहेगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली रहेगा, ट्रेड करने की जगह रहेगी और आप आराम से फिर से न्यूट्रल होकर रहेंगे। तो आपको पता है, नहीं तो जब तक आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है आप हमेशा बायस ही रहने वाले हैं। फिर आप न तो मंदी करके पैसा बना पाएंगे न तेजी में भाग ले पाएंगे। तो ऐसे में स्टॉप लॉस हर एक ट्रेडर को समझना, लगाना, एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। इस तरह के मार्केट में स्पेशली जब ट्रेंडिंग वन साइडेड मार्केट हो और आपकी पोजीशन उल्टी तरफ हो, यानी कि इस तेजी के मार्केट में अगर आप शॉर्ट करके बैठे हैं और सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी दिन तो अचानक से डाउ गिर जाएगा, किसी दिन तो अचानक से वैक्सीन फेल हो जाएगी, किसी दिन तो अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जो बहुत खराब होगा, उस उम्मीद में होगा, जिस दिन होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन तब तक आप अब इतना नुकसान कर देंगे कि फिर आपको आपके लिए संभालना मुश्किल होगा। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। और बैंक निफ्टी पे शॉर्ट साइड में कल का हाई पार करें 30,375 काट लीजिए, क्लोजिंग पर भी यही स्टॉप लॉस। जी जी ओके, तो ये हैं आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए किस हिसाब से लेवल्स रखने हैं। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह देंगे सर?
खरीदारी करें निफ्टी में 13,300 के स्टॉप लॉस के साथ 13,435, 13,475, 13,500, 13,550 ये 4 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। एग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं 13,475 से 13,550 की रेंज में। बहुत अगर आप ऐसे ट्रेडर्स हैं कि भाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 13,500, 13,550 की रेंज में बेचें। एग्रेसिव है 13,475 से एक लॉट बेचना शुरू कर सकते हैं। 13,600 का स्टॉप लॉस लगाइए। 13,435, 13,400 और 13,350 इन 3 टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। एक बात और बता दूं, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं जो भी लेवल्स दे रहा हूं वो लेवल्स स्पॉट लेवल हैं, कैश लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हर एक लेवल में निफ्टी में आप 10-15 पॉइंट का ऊपर नीचे का मान के चलिए। मसलन 13,350 कह रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट लेवल जो काटने का आता है वो 13,360 आता है। तो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से देख लीजिए। टारगेट के 10-15 पॉइंट नीचे ही आप प्रॉफिट बुक कर ले, टारगेट के 10-15 पॉइंट ऊपर से ही आप खरीदना शुरू कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में ये जो 10 से 20 पॉइंट का आपको एडजस्टमेंट अपने हिसाब से अपने दिमाग से निफ्टी में जो लगाना है, बैंक निफ्टी में यही एडजस्टमेंट 25 से 50 पॉइंट का लगाना है। मतलब आपको 13,500 बोला, 30,500 बोला है लेवल, तो 30,475, 30,525 हो सकता है। तो इतना जजमेंट आपको अपना लेना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट हर एक मोमेंट पर वो एग्जैक्ट लेवल के हिसाब से पकड़ कर ना बैठे, ये ध्यान में रखें, ये आपके लिए जरूरी है। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदिए 29,950 के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ। और दीप जैसे ही अगर ये कल का हाई पार करेगा, इस रनअप का जो बैंक निफ्टी में भी 23 मार्च के बाद से जो रनअप चल रहा है उसमें हमने कल हाई बनाया 30,363। एक बार ये जैसे ही पार करेगा हम स्टॉप लॉस इसको ऊपर शिफ्ट करके लाएंगे 30,150, 30,200 के आसपास। टारगेट आपके होंगे 30,425, 30,350 तो है ही है, खैर 30,425, 500, 625 और 825 ये टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। 30,500 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिकता है तो फिर प्लीज शॉर्ट ना रहे, ये ध्यान में रखें। 30,500 आखिरी बाधा है, मैं वायदा कारोबार के डेटा में आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्ट नहीं रहना है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को शॉर्ट करना ही है उनके लिए बैंक निफ्टी में हाई रेंज जहां पर है वो, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो उस रेंज में शॉर्ट करें। 30,600, 30,800 की रेंज में बहुत शॉर्ट करना चाहते हैं लेकिन एग्रेसिव नहीं है तो 30,800 के आसपास का इंतजार करें। एग्रेसिव है तो 30,600 पर बेच सकते हैं, 30,700, 800 पर थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। 30,900 का स्टॉप लॉस होगा आपका। 30,500, 30,425, 30,375, 275 और 30,200 ये नीचे के टारगेट्स बन सकते हैं अगर बाजार का मूड माहौल थोड़ा कमजोरी का होता है, खराब होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जी दीप। ओके तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा लेवल्स पर डिस्कशन, क्या लेवल्स हैं नई पोजीशंस के लिए और क्या लेवल्स ध्यान में रखने हैं एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए। अच्छा सर, सेक्टर्स आज फोकस फिर से ब्रॉडर एंड पर ही बना रहेगा, क्या व्यू है आपका? दीप बिल्कुल, कैश मार्केट के स्टॉक्स में ही पूरा एक्शन है और वहीं पर आपको ध्यान में रखना है। ये स्टॉक्स अभी भी चलेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन आज के लिए भी रहने वाला है, तो वहीं पर हम भी मौके देखेंगे और कुछ अगर अच्छे स्टॉक्स मिले तो आज के 2000 में भी आपको डेफिनेटली वहां पर स्टॉक्स मिलेंगे। ओके तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा मार्केट पर डिस्कशन। अच्छा सर, वायदा कारोबार के बैन में तो सिर्फ कैनरा बैंक ही है और क्यूआईपी को भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। पर ये बताइए फंड्स डेटा से क्या समझें, 82,000 करोड़ की खरीदारी 25 दिनों में, कल भी अच्छा एक्शन रहा, और फ्यूचर्स का डेटा क्या समझा रहा है? देखिए कैश के तो दमदार हैं, 82,000 करोड़ की खरीदारी हो गई 25 दिनों में। मतलब इससे ज्यादा तो आप क्या मांगेंगे? मतलब अब इससे ज्यादा तो आप एक ही चीज मांग सकते हैं कि दीप ये जो पैसा एफआईज के पास है ये मेरे पास आ जाए, आपके पास आ जाए। अब इससे ज्यादा एफआईज क्या करेंगे? जो पैसा डाल रहे हैं अमेजिंग। मैंने तो अपने 27 साल 28 साल के करियर में ऐसा टाइम नहीं देखा कि इस तरह की खरीदारी कभी आती हुई दिखे हो। मतलब किसी चीज का कोई फर्क नहीं, पैसा मतलब पैसा। और जब तक ये डॉलर बरस रहे हैं तब तक ठीक है, चल रहा है मार्केट, चलेगा भी। और अभी इसके शांत होने के, खत्म होने के, रिवर्स होने के बाद पता नहीं इसे ये कौन सा कुआं है जिसमें से इतना पानी निकले जा रहा है और वाटर लेवल नीचे आता ही नहीं। ये वैसा वाला मामला है कि आपको जितना निकालना है अनलिमिटेड, वो बोलते हैं अक्षय पात्र जैसा है, जितना निकालते जाओ कम नहीं होगा, उतना को उतना आपके लिए वापस आता हुआ दिखे। तो वो सिंपल चीज है। तो 2900 करोड़ की कल भी कैश में खरीदारी हुई है।
घरेलू फंड ने कोशिश की है मैच करने की बड़े दिनों बाद, 2600 करोड़ की बिकवाली उनकी है, लेकिन हाँ वायदा कारोबार के डेटा खराब नहीं है, सुस्त है। 324 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं और इसमें लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड की है, यानी कि थोड़ी सी तेजी की पोजीशन में एफआईज ने प्रॉफिट बुक की है, लेकिन 300 करोड़ की कोई खास बात है नहीं। स्टॉक फ्यूचर्स 18 करोड़ के खरीदे, तो ओवरऑल डेटा बेहद मजबूत है आपके लिए फंड फ्लो के लिहाज से। अब आइए आपको वायदा कारोबार के डेटा बता दूं दीप। देखिए पुट कॉल रेशियो 1.60 पर है, कंफर्टेबल है। एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन, एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 75% पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विक्स 3% बढ़ा है, कंफर्टेबल है। प्रीमियम घटकर 52 पॉइंट के आसपास आ गई है निफ्टी की, ये भी ठीक है आपके लिए। अब जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, और इन लेवल्स में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए है वो है दीप 13,400 का। 13,400 पर हम बंद हुए हैं। 15 लाख शेयर पुट में जुड़े हैं कल, और कॉल्स में जुड़े हैं 26 लाख शेयर। तो आज आप 13,400 के ऊपर खुलेंगे। 13,435 के ऊपर जाते जो ये 26 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं, ये तनाव में आएंगे कि अब हमारे नुकसान होने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन ये शॉर्ट काटेंगे कब, ये इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट काटेंगे 13,500 पार होने के बाद। 13,500 जब तक पार नहीं होगा तब तक ये शॉर्ट नहीं काटेंगे, और 13,500 पार होने के बाद काटने की वजह ये होगी 39 लाख शेयर 13,500 के कॉल्स में, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और जैसे ही ये पार हुआ फिर तो आग लगेगी। फिर 13,400 वाले भी काटेंगे, 13,500 वाले भी काटेंगे, और एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग 13,500 के ऊपर होने के। और देखिए एक मनोवैज्ञानिक स्तर भी होता है राउंड फिगर में, 13,000, 13,500, तो ये लेवल पार करने के बाद बाजार में आपको अच्छी तेजी और बनती हुई दिखेगी। तो 13,500 का इंतजार करें, और 13,400 आपके लिए निर्णायक लेवल है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, 13,400 के पुट में 10 लाख शेयर कल ही जुड़े। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसी भी एक स्ट्राइक पर जो एडिशन हुआ है पुट या कॉल में, वो 13,400 पर हुआ है। इसका मतलब ये कि आज 13,400 होल्ड करने की कोशिश बुल्स जरूर करेंगे, पहली चीज। दूसरा, इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 13,300 पर है, 33 लाख शेयर। इमीडिएट रुकावट 13,500, तो 200 पॉइंट की रेंज है आपके लिए, 13,300, 13,500, उसके बीचों बीच में 13,400, आप वहां बंद हुए, और वही आपके लिए निर्णायक लेवल है आज के लिए। ये आपके लिए एफएनओ के डेटा निफ्टी के। अब आइए बैंक निफ्टी। 30,000 मजबूत सपोर्ट, टूटेगा नहीं आसानी से। 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है 30,000 शेयर के पुट पर, और ऊपर 31,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11 लाख शेयरों का। लेकिन उससे पहले 30,500 भी आपके लिए एक बड़ी रुकावट का लेवल है, वहां पर 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो पहले आपके लिए रेंज है 30,000, 30,500, और एक बार आपने 30,500 पार किया तो फिर आप 31,000 की तरफ जाने की तैयारी में रहेंगे। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी। तो 30,500 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है आज निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर। सपोर्ट 30,000 पर, और बड़ी रुकावट का लेवल 30,500 को अगर पार किया और टिके तो 31,000 के आसपास। जी दीप। ओके तो ढेर सारा एक्शन है बाजार में, कुछ अहम लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। बट एज प्रॉमिस्ड एक बढ़िया रिकमेंडेशन अनिल जी की तरफ से आज के स्टॉक ऑफ द डे में। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है? दीप, जिस स्टॉक की हमने कल बात की थी वही आज मैं स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर दूंगा, और वो है साउथ इंडियन बैंक। सबसे सस्ता एक तरह से आप कह सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वैल्यूएशन के लिहाज से चीप ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इतने कम दाम में प्रॉफिटेबल बैंक एकमात्र है। मुझे लगता है कि अब जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बढ़ रहा है, ये स्टॉक भी आपको कमाल दिखा सकता है। अब आप देखिए धीरे धीरे सारे बीओबी, कैनरा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इनके बाद धीरे धीरे जो छोटे सरकारी और प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पर एक्शन आता हुआ दिख रहा है। 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद सकते हैं। 10.5, 12 और 13 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू पर महज 0.6 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से लगभग आधे दाम पर ट्रेड कर रहा है, और प्रॉफिटेबल बैंक है, सबसे सस्ता प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। आप ट्रेडर हैं, 10.5 रुपए के लिए खरीदिए। इन्वेस्टर हैं या पोजिशनल ट्रेडर जिसे कह सकते हैं, 12-13 रुपए के लिए खरीदें, और बाजार के मूड माहौल को देखते हुए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। ये आपके लिए राय होगी साउथ इंडियन बैंक पर। जी दीप। ओके, स्टॉक ऑफ द डे साउथ इंडियन बैंक। जैसे कि अनिल जी बता रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप्स में जबरदस्त तेजी है, और बैंकिंग फाइनेंशियल शेयर्स में भी एक्शन है। कल भी आपसे इस स्टॉक पर चर्चा हुई थी, कल के 2000 में, और आज के लिए भी स्टॉक पर रिकमेंडेशन है। बेहतरीन पिक्स आती हुई आपके लिए, कुछ और पिक्स आने की तैयारी में है, पर उससे पहले बता देते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। कुशल,
वरुण और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप आज के ट्रिगर्स में देखें तो लोन मोरेटोरियम मामले पे और साथ ही टाटा मिस्त्री मामले पर आज सुनवाई होनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आज फाइनली फैसला जो है निकल कर आता है या नहीं। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस पर फोकस रखें क्योंकि अंतरिम डिविडेंड पर आज बोर्ड बैठक है। तो वहाँ पर किस तरह का अंतरिम डिविडेंड जो है कंपनी देती है, इस पर आपको नजर रखनी होगी। साथ ही विप्रो में आज विप्रो का जो बाईबैक आया था उसमें पार्टिसिपेट करने का आज आखिरी दिन है, 11 दिसंबर, याद रहे आपको इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। इसके अलावा बर्गर किंग का जो आईपीओ है उसके अलॉटमेंट डेट है आज, तो इस पर भी फोकस रखिए। और कैबिनेट मीटिंग जो है वो आज सुबह 10:30 बजे होनी है। तो वहां से किस तरह के डिसीजंस या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर आपको फोकस रखना होगा। और 3 फर्म्स जो कोविड वैक्सीन बना रही है उनके अप्रूवल के लिए आज जो है कमिटी रिव्यू करेगी। जो पैनल का गठन किया गया है आज उस पर जो है चर्चा की जाएगी। तो देखना होगा कि वहाँ पर क्या प्रतिक्रियाएं बनती हैं। इसके अलावा स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज फोकस में रहेंगे क्योंकि बोर्ड ने जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के ओएफएस के द्वारा करीब 2.2% हिस्सा जो है बेचने की मंजूरी दे दी है। इनफैक्ट ये जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नॉर्म है उसको कंप्लाई करने के लिए स्टेप लिया गया है। ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस है 440 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। और साथ ही आज जो है नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा और कल के सत्र में आपको ये रिटेल कैटेगरी के लिए खुलता हुआ दिखेगा। मौजूदा स्टेक अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आईसीआईसीआई बैंक की करीब 77.2% हिस्सेदारी है। साथ ही जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर जो है एवररेडी इंडस्ट्रीज को लेकर स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि जो डाबर के प्रमोटर्स हैं वो अपनी एवररेडी इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। इनफैक्ट वो अतिरिक्त 7% स्टेक जो है खेतान फैमिली से लेते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर जो इनका ओवरऑल स्टेक हो जाएगा अब, तो उसके बाद जो है ये ओपन ऑफर लाते हुए दिखेंगे। मौजूदा हिस्सेदारी एवररेडी इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो करीब 19.84% की है। तो यहाँ पर भी आपको आज फोकस बना के रखना है। और अंत में जेएसडब्ल्यू स्टील, क्योंकि इनके जो नवंबर प्रोडक्शन आंकड़े आए हैं वो करीब 3% सालाना आधार पर बढ़े हैं। और साथ ही जो एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट है वो भी लगभग 90% तक पहुंचती हुई नजर आई है। तो ये इनके लिए पॉजिटिव खबर है। ओके, तो ढेर सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं। चलते हैं वरुण के पास कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स और फंड एक्शन के लिए। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो डिफेंस कंपनीज पे नजर रखिए क्योंकि ऑटोमेटिक रूट के जरिए 74% एफडीआई पे फेमा ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। अपोलो हॉस्पिटल या अमेजोन जो है वो अपोलो फार्मेसी में लगभग 740 करोड़ के आसपास के निवेश की योजना बना रहा है। करार के चलते अमेजोन को अपोलो की करीब 3700 से ज्यादा आउटलेट्स जो है उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपटीशन है ऑनलाइन फार्मेसी स्पेस में वो बढ़ते जा रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट यहाँ पे ब्लैकस्टोन के साथ इन्होंने जो करार किया था उसको सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 11 दिसंबर को फंड्स जुटाने पे यहाँ बोर्ड की बैठक है, विचार किया जाएगा। कुछ बड़ी डील्स है जिसमें मेजेस्को है, जिसमें ईडलवाइस ईएलएसएस फंड ने करीब 1,60,000 शेयर जो है उनको खरीदा है 978 के भाव पे। भारत रोड नेटवर्क, कल आपको याद होगा स्टॉक में 14% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। हालांकि कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने इसमें करीब 7.5 लाख शेयर जो है उसको बेचा है 33 रुपए के भाव में। कुछ और ट्रेड्स जैसे कि गोदरेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो प्रमोटर्स है उन्होंने 2 और 3 दिसंबर को करीब 1,10,000 शेयर जो है उनको खरीदा है। एनआरबी बेरिंग्स में प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है करीब 83 लाख शेयर की 3 से 4 दिसंबर के बीच में। एस्ट्रा माइक्रो यहाँ प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है 60,000 शेयर की 3 से 4 दिसंबर के बीच में बेचा गया है। और टेक्स मैको रेल यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी की गई है 1.5 लाख शेयर्स की, 4 दिसंबर को यह सौदा हुआ है। ओके, तो कुछ फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन आपके लिए और ढेर सारे खबरों वाले स्टॉक्स। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताएं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य देखिए 2300 से बढ़ाकर 2500 कर दिया। नवंबर में भी लक्ष्य बढ़ाया था कंपनी ने, माफ कीजिएगा ब्रोकरेज हाउस ने। 2309 जो है कल की क्लोजिंग और ईमानदारी की सब्सिडीज में काफी बढ़िया वैल्यू नजर आती है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। इसके अलावा सीएलएससी की एक और दमदार रिपोर्ट आई है जी एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट बताऊं इससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जो चैनल और जी एंटरटेनमेंट आप देख रहे हैं ये दोनों ही एक ही समूह की कंपनी है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 280 रुपए के लक्ष्य के लिए 213 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि दर्शकों की जो संख्या है अब वो प्री कोविड स्तर के पार पहुंच चुकी है। विज्ञापन खर्च जो कंपनियां करती हैं इसमें बढ़िया रिकवरी और मौजूदा भाव पर देखें तो डीप वैल्यू नजर आती है, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं। आईटीसी में आज एक्शन देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 265 के लक्ष्य के लिए 203 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि सिगरेट कारोबार में भी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। कैश फ्लो और बैलेंस शीट बेहद मजबूत है। वहीं सीएलएसए ने तो इनकी जो रेटिंग है इससे अपग्रेड कर दिया, न्यूट्रल की रेटिंग को बदलकर अब ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य में भी देखिए काफी बढ़िया बढ़ोतरी की है, 200 से बढ़ाकर 255 कर दिया है। और ये भी अगर एफएमसीजी कारोबार को देखें तो बुलिश ही नजर आ रहे हैं। एमएनएम यहाँ पर एक न्यूट्रल सी रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 799 के लक्ष्य के लिए 754 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि फार्म इक्विपमेंट और एसयूवी दोनों में बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आखिरी रिपोर्ट है एनटीपीसी पर। कल भी हमने देखा था कि ढेर सारी रिपोर्ट्स आई थी। आज जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 130 रुपए के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज होने वाला है एक्शन इन तमाम स्टॉक्स पर। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर पक्के तौर पर होगा एक्शन, और वो बताने के लिए तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। तो आइए करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के साथ। गुड मॉर्निंग बागले साहब, करिए शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग। पांचू गुड मॉर्निंग। मेरा बाय है टीसीएस पर। कल के पूरे दोपहर के सेशन में मैंने सिर्फ एक ही कॉल दिया था और वो टीसीएस था। और जिस तरह से क्लोज हुआ है मुझे 2800 के ऊपर का क्लोज चाहिए था, जो हुआ है 2808 का बंद है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में टीसीएस बुलिश हो चुका है। मुझे लगता है कल दोपहर को मोमेंटम भी हमने देखा है। मैं 2781 2781 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है आज के दिन में 2853 के लेवल्स आने चाहिए। पोजिशनली मतलब कई हफ्तों, 2 से 3 से 4 हफ्तों में मुझे लगता है ये 3000 के पार जा सकता है। मेरा इसका पोजिशनल टारगेट 3150 होगा। ओके, आज के लिए टारगेट 2853 का और पोजिशनल टारगेट 3150 का टीसीएस में खरीदारी करने की राय। और आज खबर भी आई है डिजिटल बैंक गारंटी सॉल्यूशन के लिए टीसीएस ने इजराइल की एक कंपनी के साथ करार किया है। अभी कितना बड़ा करार है ये खुलासा नहीं है, लेकिन हाँ एक करार किया है। ये एक बड़ी खबर टीसीएस के लिए आती हुई दिखी भी है। आइए कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरी भी खरीदारी की राय है और मेरा भी स्टॉक जो है अनिल जी वो आईटी स्पेस से ही है। स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, जिसमें हमने कल के ट्रेड में एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा और इस स्टॉक में भी अनिल जी एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन पूरा हुआ है। तो मेरी राय में इन स्तरों पर बिरला सॉफ्ट में खरीदारी की जानी चाहिए। कल की बंदी 200 रुपए के आसपास हुई है। इन्हीं स्तरों पर बाय करें, 200 के आसपास खरीदें। मुझे लगता है कि पहला टारगेट स्टॉक के लिए 210 रुपए का, दूसरा टारगेट स्टॉक के लिए 215 रुपए का होना चाहिए। तो 210 215 के टारगेट से बाय करें। 195 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। बिरला सॉफ्ट में मेरी खरीदारी करें। ओके, बंसल जी नमस्कार, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है डाबर। डाबर में खरीदारी की राय है 497 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड 513 के टारगेट के लिए डाबर को खरीदने की राय है। ओके, 497 के स्टॉप लॉस के साथ कर रहे हैं खरीदारी आप डाबर में, यह है राय। और डाबर पर आज हमारी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी थोड़ी देर में आपके सामने आएगी, वो भी जरूर देखिएगा ताकि आपको अंदाजा लगे कि क्या कुछ बड़े डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं सिमी जी आप क्या खरीदेंगी आज। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा भी बाई कॉल ही है और बाई कॉल टीसीएस में ही है। मैंने भी टीसीएस ही चुना है आज के लिए और मेरा जो टारगेट्स है वो 2865 का पहला
28.95 का दूसरा और 29.20 का तीसरा टारगेट के लिए टीसीएस को खरीदने का सलाह होगा। थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस के साथ 27.65 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ खरीदना पड़ेगा। ये स्टॉक 29.20 तक भी जा सकता है और आज ही के सेशन में भी जा सकता है। तो मैं टीसीएस को ही खरीदने का सलाह मेरी तरफ से होगा। ओके, टीसीएस खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर तेजी करने की राय है उनकी भी। 2865 पहला टारगेट है, 2895 दूसरा टारगेट है, ये सिमी जी की तरफ से। सुमी जी सुप्रभात, बताएं सर आप क्या खरीदेंगे, कैश या एफएनओ? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, एफएनओ वाला स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। कल बहुत दिनों के बाद, एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद रिलायंस के अंदर अपसाइड मूव देखने को मिला है और ऐसा लगता है कि रिलायंस यहां से अभी और ऊपर का मूव दिखाएगा। तो आफ्टर ए कंसोलिडेशन ऑफ 7 to 10 डेज, कल पहला दिन था रिलायंस के अंदर तेजी का, तो ये मूव अभी यहां से ऊपर की तरफ एक्सटेंड होना चाहिए। रिलायंस यहां से और ऊपर का मूव दिखाएगा जिसमें 2050-2080 रुपए तक के लेवल रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी बाय करके रखा हुआ है वो रिलायंस में पोजीशन होल्ड करें। यहाँ पे फ्रेश व्यू भी बाय का बन रहा है जिसके अंदर 2050 से 2080 रुपए तक के लेवल रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे के अंदर 1950-1960 के आसपास का सपोर्ट लेवल है, तो वो स्टॉप लॉस होगा। वो स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चले 2050 से 2080 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहां पर करें खरीदारी और जब रिलायंस चलेगा तो फिर निफ्टी के लिए तो सपोर्ट सुमित जी ने दे ही दिया है। ऐसे में शुभम जी बताइए आपका पिक ऑफ द डे कोई ऑप्शन है या फिर फ्यूचर्स? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो मेरा तो ऑप्शन ही जनरली रहता है और ऑप्शन का ही ट्रेड है और मैं आई थिंक चौथा एनालिस्ट हूँ जो आईटी पे ही खरीदारी की राय दे रहा हूँ। तो आज थोड़ा सा कंसेंसस ट्रेड वहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसके बावजूद आईटी में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरा जो स्टॉक पिक है वो है एचसीएल टेक और मुझे लगता है कि एचसीएल टेक में अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन हुआ, एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न का फॉर्मेशन है जहां से कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला। और डेरिवेटिव डेटा में कल काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बना है जहां पे मैसिव लॉन्ग एडिशन हमें देखने को मिला। और पिछला 10-12 दिन से अगर हम देखें तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल स्टॉक में बना हुआ है और कल ऑप्शन राइटर्स ने भी अपना पोजीशन अनवाइंड करके अपर स्ट्राइक्स पे शिफ्ट किया है। तो ये सारे डेटा पॉइंट मुझे लगता है पॉजिटिव हैं और स्टॉक में आगे भी और हमें रैली देखने को मिलना चाहिए। तो 880 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है एचसीएल टेक का, उसको खरीदें जो लगभग 26 रुपये 90 पैसे मतलब 27 रुपये के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 36 रुपये का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 22 रुपये पे। ओके, 22 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें 880 का कॉल ऑप्शन एचसीएल टेक का 36 रुपए के टारगेट के लिए 864 के आसपास हुआ है बंद। आइए अविनाश जी से भी लेते हैं उनके पसंद के शेयर। अविनाश जी बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज का जो पिक है वो मुझे आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। हमको लग रहा है कि स्टॉक अच्छे लेवल पे आया है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पे एक अच्छी तेजी आ सकती है। एक तो आज जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का जो सेल ऑफ है उससे डेफिनेटली थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग कंपनी को मिलेगी, लेकिन जो अभी रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक का जो वर्चुअल एनालिस्ट मीट हुआ था वहाँ पे मैनेजमेंट की कॉमेंट्री बहुत ही बढ़िया थी और उनका मानना है कि अभी एसेट क्वालिटी और लोन बुक को ग्रोथ को लेके तीसरी और चौथी तिमाही में ग्रोथ बहुत ही बढ़िया आएगा। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 520-525 का टारगेट मुझे लग रहा है आने की उम्मीद है और अगर साल भर का नजरिया है तो कम से कम 590 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और अनिल जी, दूसरा एक छोटा मिड कैप स्टॉक जो हमको पसंद है उसका नाम है विमप्लास्ट लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली मोल्डेड फर्नीचर और ऑफिस स्पेस में काम करती है और ये बेसिकली अपने परफॉर्मेंसेस से काफ़ी अच्छी तरह से कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिखा है। इनफैक्ट पूरी कंपनी जो है वो करीबन 465 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है, जबकि कंपनी की कैश करीबन 125-130 करोड़ है। कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, 20-22% के इबिटा मार्जिन है और सबसे बड़ी बात कंपनी ने करीबन 65 करोड़ का कैश फ्लो लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था। हमको लग रहा है कि 12 करोड़ की बहुत छोटी इक्विटी है और आने वाले साल में दैट इज FY22 में करीबन 35 रुपये का ईपीएस आने की उम्मीद रखती है। तो यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छा खासा अपसाइड पॉसिबल है। तो यहाँ पे स्लोली एक्यूमुलेट करिए, मुझे लग रहा है ये मिड कैप स्पेस में काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखने का पोटेंशियल रखता है। ओके,
तो ये है विमप्लास लिमिटेड जहां पर खरीदारी करने की राय, और आईसीआईसीआई बैंक भी पसंद है अविनाश जी को। तो आईसीआईसीआई बैंक पसंद है, उसकी जो वजह है वो ये कि आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आईसीआईसीआई बैंक अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए जो सेबी के नियम में 75% लानी है, उस हिसाब से एक ऑफर फॉर सेल लॉन्च कर रहा है, और ये होगा 440 रुपए की फ्लोर प्राइस पर। देखते हैं किस लेवल पर यह बढ़ता है, लेकिन फेवरेट शेयर रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कुणाल जी राकेश जी का। राकेश जी, जरा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के चार्ट देखिए। ऑफर फॉर सेल आज बड़े निवेशकों के लिए, रिटेल के लिए कल खुलेगा। किन लेवल्स पर अप्लाई करना चाहिए या किन लेवल्स पर स्क्रीन पर ही मिल जाए तो ले लेना चाहिए? देखिए अनिल जी, स्क्रीन पर अगर ये स्टॉक नीचे में 438, 440, 438, 440 के अराउंड मिल जाए तो वहां पर एक ब्लाइंड बाय है, और ऊपर में अनिल जी 460 के अराउंड चल रहा है, या तो गिरावट में लेंगे 438, 440 के अराउंड ब्लाइंड बाय है। और एक बार ये सब चीजें खत्म होती है, ऑफर फॉर सेल खत्म होता है और नीचे नहीं गिरता है, तब 476 के ऊपर निकलता है, 476 के ऊपर निकल के टिकता है, तब भी खरीदारी की राय है। तो दोनों लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अविनाश जी, डिफेंस शेयरों पर अपनी राय दीजिए। ऑटोमेटिक रूट के जरिए जो 74% एफडीआई लिमिट बढ़ाई थी सरकार ने, उसका नोटिफिकेशन आया है। वैसे नई बात नहीं है, सबको पता है कि ये होने वाला ही है और सरकार ने एक बार फैसला ले लिया। खाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की बात थी जो आज हो गई है। डिफेंस में कुछ पसंद है आपको, क्या खरीदेंगे? इनफैक्ट अनिल जी, ये जो डिफेंस का जो न्यूज फ्लो है वो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी ये ऑफिशियल आने के बाद हमको लग रहा है कि गिने चुने स्टॉक्स में अच्छी तेजी आएगी। हमको लग रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनामिक्स, ये दोनों शेयर्स पे नजर रखिए। भारत डायनामिक्स में तो बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, और करीबन अगर भारत डायनामिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% मार्केट कैप कैश इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि 50% मार्केट कैप कंपनी कैश में अभी भी प्रेजेंट है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो निवेशकों को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये दोनों शेयर्स पे निवेश करने की राय रहेगी। मुझे लग रहा है दोनों ही शेयर्स अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे, और जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें निवेश करें। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट होगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में पैसा ज्यादा बनने की उम्मीद रहेगी। सिमी जी, अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट देखिए। एक अच्छी खबर आ रही है, अमेजोन इस कंपनी में स्टेक खरीदने का मन बना रहा है। लगभग $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 750 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट की खबरें चल रही है। अपोलो हॉस्पिटल क्या चार्ट्स पर मजबूत है, खरीदारी करने का इरादा रखती है आप? जी बिल्कुल, अपोलो हॉस्पिटल्स चार्ट में तो काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक लेवल तोड़ के ऊपर जा रहा है, और अभी तो ये 2500 का लेवल भी तोड़ने वाला है। मुझे लगता है कि नया मोमेंटम देखने को मिलेगा जब ये 2500 का लेवल भी क्रॉस करेगा, और बहुत ही जल्दी इसमें 2800 से 2900 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। चार्ट काफी मजबूत है। करंट लेवल पर अगर खरीद रहा है तो मुझे लगता है कि 2350 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 2500 के ऊपर जाने से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ेगा। 2800 से 2900 का टारगेट है 3 से 5 महीने के लिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वहां तक जा सकता है। 2800, 2900, 3 से 5 महीने के लिए वहां तक जाने की तैयारी में। एक और स्टॉक है सुमित जी जिस पर आपको राय देनी है, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 11 तारीख को यहां पर बोर्ड बैठक होगी। फंड रेजिंग का प्लान है। आपके सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक एक करके दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर भी आप ही से राय ले ली जाए। 15-16 रुपए का स्टॉक, खबर अच्छी है। फंड जुटाने के लिए बोर्ड बैठक। बताएं सर चार्ट्स। पिछले 7 से 9 दिनों में स्टॉक ने हर रोज ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है, और कल के दिन में अनिल जी स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल्स तोड़े हैं, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स के साथ ये 200 डीएमए लेवल्स ब्रेक हुए हैं। तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें 18 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का अपसाइड मूव जल्दी ही देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है, 14 रुपए 70 पैसे, 14 रुपए 60 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, फ्रेश खरीदारी करें। 17-18 इमीडिएट टारगेट होंगे, फिर 20 रुपए तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। ओके, शुभम जी, आपसे राय लेनी है जेएसडब्ल्यू स्टील पर। नवंबर महीने के क्रूड स्टील प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं। 3% बढ़त दिखी है। 89% ये यूटिलाइजेशन है इनके प्लांट्स का। ये बताइए, जेएसडब्ल्यू स्टील मिले जुले से आंकड़े, बहुत अच्छे भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, साल दर साल 3% की बढ़त है। चार्ट पर क्या सिचुएशन है, क्या करना चाहिए?
अनिल जी, मेटल एज अ ओवरऑल अगर हम पैक देखेंगे तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सेक्टर भी काफ़ी बुलिश है और उसमें जेएसडब्ल्यू ने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो पुल बैक हमें जेएसडब्ल्यू में मिला है उसके बाद मुझे लगता है कि 360 355 ये जो रेंज है ये एक एक्यूमुलेशन का जोन है जहाँ पे हमें ग्रेजुअली खरीदारी करनी चाहिए। तो लगभग 4-5 रुपए का और यहाँ से करेक्शन, मतलब 360 355 का अगर पुल बैक होता है तो इस रेंज में खरीदें और तब एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 345 पे। और अगर इसको हम 1 से 2 हफ्ते का अगर समय दें तो मुझे लगता है कि 385 तक के यहाँ पे लेवल आते हुए दिखेंगे। तो पुल बैक में खरीदने की राय है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। मजेस्को, कुणाल जी जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए इस पर राय। जब से इन्होंने अपनी अमेरिका में सब्सिडरी कंपनी जबरदस्त दामों में बेची है, स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अब एक और अच्छी खबर ये कि यहाँ पर कल के सेशन में एडलवाइज के ईएलएसएस फंड ने खरीदारी की है 1,58,000 शेयरों की 978 रुपए के दाम पर। तो अब भी इन लेवल्स पर फंड्स इंटरेस्टेड हैं मजेस्को को खरीदने में। जबरदस्त कैश रिच कंपनी और बेहतरीन मैनेजमेंट वाली कंपनी, और आप पहले कई बार रिकमेंड भी कर चुके हैं इसे। बताइए क्या टारगेट्स रखने चाहिए और अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो वो भी बताएं। अनिल जी देखिए, बिल्कुल ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है। लगातार इसमें एक तरफा तेजी हमने पिछले कई सत्रों से देखी है अनिल जी, और मुझे लगता है कि तेजी कायम रहेगी। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और जैसे आपने कहा जबरदस्त कंपनी है। हमने नीचे के लेवल्स पर रेकमेंड किया था और उसके बाद से इसमें एक तरफा तेजी देखी गई है। मुझे लगता है कि अभी भी होल्ड करना चाहिए, नई खरीद भी इन स्तरों पर कर सकते हैं। 950 का एक स्टॉप लॉस रख करके मेरी राय में बाय करें। यह स्टॉक 1050 के लेवल्स आपको जल्द दिखाएगा। इसकी एक फितरत है कि सर्किट टू सर्किट चलता है तो इसमें फ्रीज लगते रहते हैं लगातार। तो मौजूदा स्तरों पर अगर आप खरीदें 950 का स्टॉप लॉस जरूर रखें, 1050 का लक्ष्य होगा। ओके, सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक है तो ये जरूर इस स्टॉक की खासियत है। लेकिन एक और स्टॉक है सिमी जी, इसके चार्ट देखिए। प्रेस्टीज स्टेट्स, यहां पर ब्लैकस्टोन के साथ इन्होंने जो डील की थी 150 करोड़ डॉलर की, उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है सीसीआई की तरफ से। और अब ये डील के को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके चलते लगभग 21 मिलियन स्क्वायर फीट की एसेट्स कंपनी ब्लैकस्टोन को बेचने की तैयारी में। काफी अच्छा पैसा आ जाएगा, ये प्रेस्टीज स्टेट्स के लिए अच्छी बात है। चार्ट देखिए जरा। चार्ट्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है अनिल जी। मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट 295 के ऊपर देखने को मिलेगा। करंट लेवल पर भी खरीदा जा सकता है, 280 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और 295 के ऊपर ये स्टॉक 340 से 350 का रेंज भी दिखा सकता है। अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है और मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट का इंतजार है। वॉल्यूम का सपोर्ट अगर मिलता है तो 350 तक का टारगेट बहुत जल्दी आ सकता है। 280 के नीचे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज। इस पर राय दीजिए जरा अविनाश जी। यहां पर प्रोमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है, लगातार हो रही है। इनके प्रोमोटर गोदरेज इंडस्ट्री में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 2 और 3 दिसंबर को भी 1,09,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। लेना बनता है 438 में। इनफैक्ट अनिल जी, ये बेसिकली गोदरेज इंडस्ट्रीज ज़्यादातर एक होल्डिंग कंपनी मानी जाती है क्योंकि इनके पास गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टेक है और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का भी स्टेक है। प्लस इनका जो एग्जिस्टिंग जो पाम ऑयल का जो बिजनेस है वहाँ पे भी हमको लग रहा है कि अच्छी खासी पोटेंशियल है। तो मुझे लग रहा है कि जिन निवेशकों को होल्डिंग कंपनी पसंद है तो ये एक अच्छा विकल्प बन सकता है। लॉन्गर टर्म के लिए हमको लग रहा है कि यहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं अर्निंग्स ग्रोथ और जो दूसरी कंपनीज है गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगर अच्छी करती है तो इनके लिए भी फायदा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे जरूर खरीदना चाहिए, बट लंबी अवधि के लिए खरीदे। शॉर्ट टर्म में हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। बट जिस प्रकार से अभी प्रमोटर्स ने खरीदा है ये डेफिनेटली स्टॉक को सेंटिमेंटली पॉजिटिव रखेगा एटलीस्ट नियर टर्म के लिए। ओके, ये आपके लिए गोदरेज इंडस्ट्रीज पर राय आपके लिए आती हुई